हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक हमने लिया है पुरापाषाण काल से प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों, इस सेशन में हम देखेंगे 50+ वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों, इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक आपने डाउट होगा उन प्रश्नों पर। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में होती है, या किस युग में होती है, या किस कल्प में होती है, तो इसका दोस्तों डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है इस सेशन में। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला प्रश्न आप देखेंगे तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे प्रश्नों का लेवल है वो किस लेवल का है। तो मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प, किस युग में, किस कल में होती है। तो दोस्तों क्या देखेंगे इसमें, हम मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में होती है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में होती है, अगर इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए कि मानव की उत्पत्ति किस युग में होती है, तब इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसी प्रश्न को अगर इस तरह से पूछ लिया जाए मानव की उत्पत्ति किस कल्प में होती है, तो दोस्तों इसके आंसर क्या होंगे। अगर जब हम पूछते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में होती है, मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में होती है, तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों सेनोजुक महाकल्प में। कब होती है? सेनोजुक महाकल्प में। दोस्तों, अगर यही बात पूछी जाए कि मानव की उत्पत्ति किस युग में होती है, तो ये दोस्तों किस में होगी? तृतीय युग में। भाई, अगर पूछी जाए मानव की उत्पत्ति किस कल्प में होती है, तो ये दोस्तों किस में होती है? प्लायोसीन कल्प में। प्लायोसीन कल्प में। तो दोस्तों प्रश्न को देखिए, ये कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, कहीं तृतीय युग लिखा है, कहीं प्लायोसीन लिखा है, तो कहीं सेनोजुग लिखा होता है कि मानव की उत्पत्ति किस महाकल्प में। तो दोस्तों क्या होता है कि जो अभी तक के जो समय को कितने भागों में बांटा गया? 3 तरह नाम में बांटा गया। एक तो उसको महाकल्प, तो महाकल्प टोटल 5 में बांट दिया गया। वहीं युग 4 में बांट दिया गया। और जो कल्प है दोस्तों ये 18 भागों में बांटा गया। तो जो मानव की उत्पत्ति और पृथ्वी के बनने के समय को लेकर जितने समय को कै भागों में बांट दिया गया। अगर महाकल्प में बांटा गया तो वो 5 भागों में बांटा, अगर कल्प में बांटा गया तो वो दोस्तों 18 भागों में बांटा उसी समय को। और उसी समय को दोस्तों क्या है, अगर युग में बांटा तो ये 4 युग में बांट दिया। तो अगर प्रश्न तुम्हारा युग से पूछा जाए तो क्या आंसर होगा इसका? तृतीय युग। और अगर वहीं महाकल्प में पूछा जाए तो सैनोजुग, और अगर वहीं पे कल्प पूछा जाए तो प्लायोसीन कल्प में। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राइमेट्स की उत्पत्ति कब होती है? प्राइमेट्स की उत्पत्ति दोस्तों कब होती है? सेनोजुइक महाकल्प में। दोस्तों कब होती है? सेनोजुइक महाकल्प में, या तृतीय युग में, या प्लायोसीन कल्प में। याद रखना दोस्तों, प्लायोसीन कल्प में। वहीं देखें, सर्वप्रथम भारत में मानव की उत्पत्ति कब होती है? तो भारत में सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ होती है? नियोजिक महाकल्प में, नियोजिक महाकल्प में, या प्लायोसीन कल्प में, प्लास्टोसीन कल्प में। तो आंसर क्या होगा? प्लास्टोसीन कल्प। और वहीं नियोजिक महाकल्प में होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव का आदि पूर्वज कौन था? आदि पूर्वज दोस्तों कौन था? रामापिथेकस। तो दोस्तों रामापिथेकस था, पूर्णतः जंगली था, जो जंगल में ही रहता था और कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरता था। रामापिथेकस। मैदानी भागों में सर्वप्रथम मानव कौन सा मानव आया था? तो दोस्तों जो रामापिथेकस था ये पूर्णतः जंगल में रहता था और जंगल में ही शिकार जानवरों का करता था और कंदमूल फल खाता था। वहीं दोस्तों कुछ समय के बाद जो इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका विकास होता है, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था ये सबसे पहले कहाँ? मैदानी क्षेत्र में आया। सर्वप्रथम हाथों का प्रयोग किस मानव ने किया? तो दोस्तों सबसे पहले हाथों का जो प्रयोग करना सीखा वो किसने किया था? होमो हैबिलस ने। तो दोस्तों होमो हैबिलस ने ही सबसे पहले हाथों का प्रयोग करना सीखा। इसी ने दोस्तों औजार बनाए सबसे पहले। तो
कला की जो शुरुआत होती है, कला की शुरुआत किसके द्वारा होती है? होमो हैबिलिस मानव के द्वारा। इसी को दोस्तों कारीगर मानव भी कहा जाता है, कारीगर मानव भी कहा जाता है। सर्वप्रथम औजार किस मानव ने बनाए? तो होमो हैबिलिस ने ही बनाए, क्योंकि दोस्तों इसने अपने हाथों का प्रयोग, इससे पहले ये अपने हाथों का प्रयोग मात्र चलने की प्रक्रिया में ही करते थे। इसके बाद दोस्तों क्या है, इन्होंने अब अपने हाथों का प्रयोग औजार बनाने में भी प्रारंभ कर दिया। तो वो मानव कौन था? होमो हैबिलिस। आग का आविष्कार किस मानव ने किया दोस्तों? जावा मानव ने। किसने किया दोस्तों? जावा मानव ने किया। आगे दोस्तों देखेंगे आग का उपयोग किस मानव द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये निएंडर मानव के द्वारा। दोस्तों जो आग का आविष्कार तो किसके द्वारा हो गया था? जावा मानव ने। पर ये मानव ने आग का अपने जीवन में उपयोग करना नहीं सीख पाया कि आग का हम अपने लाइफ में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उससे सर्दी बचा सकते हैं, कच्चे मांस को भून के खा सकते हैं और कुछ ईंटों को पका सकते हैं। इस तरह का क्या है, मानव ने ये उपयोग नहीं सीख पाया था, जावा मानव ने। भाई आग का जो उपयोग अपनी लाइफ में शुरू किसने कर दिया था? निएंडरथल मानव के द्वारा ये प्रयोग होने लगा था। आगे देखेंगे सबसे अधिक बुद्धिजीवी मानव कौन था दोस्तों? तो ये क्रो-मैग्नन को सबसे बुद्धिजीवी मानव कहा गया दोस्तों। आगे देखेंगे मानव का पूर्वज किसे कहा जाता है? तो जो मानव का पूर्वज दोस्तों होमो सैपियंस को कहा जाता है। होमो सैपियंस कौन था? मानव का पूर्वज था। होमो सैपियंस का पूर्वज दोस्तों कौन है? क्रो-मैग्नन को कहा जाता है, जो कि एक बुद्धिजीवी मानव था, क्रो-मैग्नन। और ये किसका पूर्वज था? होमो सैपियंस का पूर्वज था। दोस्तों देखें कि आप प्रश्नों का लेवल किस लेवल का है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो दोस्तों पूरा पाषाण काल से संबंधित अगर जो भी आपके डाउट है क्लियर होंगे। दोस्तों एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आपके किसी भी एग्जाम में पूरा पाषाण काल से पूछा जाए और इसमें ना दिया गया हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आगे देखें दोस्तों, होमो सैपियंस का पूर्वज कौन था? क्रो-मैग्नन। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो इनकी जो हिस्टोरिया, इनकी जो पुस्तक थी हिस्टोरिया, और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा? तो दोस्तों इतिहास को 3 भागों में, जैसे कि प्राचीन इतिहास जैसे हम पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो ये कालखंडों में किसने विभाजन किया? तो क्रिस्टोफ सेलीरस ने इतिहास को 3 भागों में सर्वप्रथम बांटा। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल दोस्तों लेखन कला का विकास ना होना, ऐसा इतिहास का समय जब मानव के द्वारा लेखन कला का कोई विकास नहीं हो पाया था। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जो पूरा पाषाण काल का समय है इसे हम प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रख सकते हैं। भाई आदि ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? आदि ऐतिहासिक काल तो लेखन कला का विकास था, हो चुका था, लेखन कला का विकास मानव के द्वारा सीख लिया गया था, पर अभी तक उसकी लिपियों का वाचन नहीं हो पाया है। तो ऐसे इतिहास को दोस्तों हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और एग्जाम्पल से अगर समझ है तो सिंधु सभ्यता का जो समय है ये कैसा समय है? आदि ऐतिहासिक काल, इसे आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा? प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 3 भागों में किसने बांटा? तो दोस्तों ये पीएफ शुभ के द्वारा बांटा गया, और थॉमसन महोदय और पीएफ शुभ ने दोस्तों क्या है, इन्होंने 1776 में, पीएफ शुभ ने क्या 1776 में, वहीं 1836 में किसने? थॉमसन महोदय के द्वारा ये इसको 3 कालखंडों में, कौन कौन से कालखंड दोस्तों? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। पूरे प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों इन्होंने 3 भागों में बांट दिया। तो ये इनके नाम दोस्तों जैसे आपने देखा होगा, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। दोस्तों देखो पाषाण काल में पुरापाषाण काल, कांस्य काल में आप सिंधु सभ्यता, और लौह काल में क्या है? ये
वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे आप। आगे देखेंगे सर्वप्रथम पाषाण काल को दो भागों में किसने बांटा। अब दो देखेंगे दोस्तों कि अब पाषाण काल को कितने दो भागों में किसने बांट दिया। तो अभी पूरे प्रागैतिक काल को तीन भागों में बांटा गया था, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। अब पाषाण काल को दो भागों में किसने बांटा, जॉन लुम्बक के द्वारा, जॉन लुम्बक द्वारा। लॉर्ड एवेबरी भी इन्हें कहा जाता था, और ये कहाँ के, फ्रांस के एक विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान थे दोस्तों लॉर्ड एवेबरी, और इन्हें जॉन लुम्बक कहा जाता था। आगे देखेंगे सर्वप्रथम पुरापाषाण काल को तीन भागों में किसने बांटा। दोस्तों अब देखेंगे कि जो हमारा दो भागों में बांट दिया था किसने, सर्वप्रथम पाषाण काल को दो भागों में किसने बांटा था, इन्होंने बांटा था दोस्तों दो भागों में। एक था उसका नाम रख दिया तो पुरा पाषाण काल, भाई दूसरा नाम रखा गया नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन्होंने दो भागों में बांट दिया था, किसने बांटा था इसे दोस्तों, जॉन लुम्बक ने। अब आ जाती कि पुरा पाषाण काल को तीन भागों में किसने बांटा। अब पुरा पाषाण काल को भी भाई तीन भागों में बांट दिया। ये किसने बांटा, लारतेत महोदय ने, लारतेत महोदय ने पुरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा, लारतेत महोदय ने। जबकि पाषाण काल को दो भागों में जॉन लुम्बक ने बांट दिया, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। भाई पुरा पाषाण काल को लारतेत महोदय ने तीन भागों में बांट दिया। तो वो पाषाण काल ये देखेंगे सबसे पहले, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब पुरा पाषाण काल को तीन भागों में किसने बांटा, ये लारतेत महोदय के द्वारा बांटा गया था, लारतेत महोदय के द्वारा। कौन कौन से नाम रखे इन्होंने, निम्न पुरा पाषाण काल, भाई मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अगर हम इसका समय देखेंगे दोस्तों तो ये 5 लाख से लेकर भी ज़्यादा, 5 लाख से प्लस आप आगे कर सकते हैं, और ये 50,000 तक, कहाँ तक, 50,000 तक के समय को निम्न पुरा पाषाण काल कहा गया। भाई 50,000 से लेकर दोस्तों और 40,000 ईसा पूर्व तक के समय को मध्य पुरा पाषाण काल का समय कहा गया। और भाई उच्च पुरा पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को उच्च पुरा पाषाण काल कहा जाता है। आगे देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने होते थे। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल का ये औजार थे मानव ने किस पत्थर के बनाए, क्वार्टर जाइट पत्थर से बनाए दोस्तों। भाई निम्न पुरा पाषाण काल के औजार किस नाम से जाने जाते थे। तो दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल के औजारों के क्या नाम थे, किस नाम से जाने, तो हस्त कुठार, इसे हैंड एक्स कहा जाता था दोस्तों, इसे क्या, हैंड एक्स, कुल्हाड़ी कहा गया, और चापर और पेबल। दोस्तों चापर और पेबल, तो कौन कौन से हस्त कुठार था, और इसी को दोस्तों कुल्हाड़ी भी कहा गया, और चापर और पेबल। इस तरह के दोस्तों क्या थे ये। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ये चापर क्या होता है दोस्तों। तो ये कुल्हाड़ी दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने मानव के द्वारा कौन सा औजार बनाया था, कुल्हाड़ी बनाई गई थी। चापर किसे कहते हैं दोस्तों, पत्थर का एक सिरा नुकीला करना, पत्थर का एक सिरा नुकीला करना, ये ऐसे औजारों को चापर कहा गया। और पेबल दोस्तों किसे कहा जाता था, जो पत्थर की गोल और चिकनी टुकड़े को, पत्थर के गोल और चिकने टुकड़े को उन्होंने पेबल नाम दिया, क्या, पेबल। तो इस तरह के औजार मिले, और जो पत्थर के एक सिरा नुकीला मिला इसको चापर कहा गया, और एक कुल्हाड़ी मिला। कुल्हाड़ी को ही दोस्तों हस्त कुठार कहा गया, कुल्हाड़ी को ही दोस्तों क्या कहते थे, हस्त कुठार। और इंग्लिश में दोस्तों इसे हैंड एक्स कहा गया, क्या कहा गया, हैंड एक्स। याद रखें कि कहीं कहीं हैंड एक्स लिखा होता है, तो कहीं हस्त कुठार और कहीं कुल्हाड़ी, और ये चापर और पेबल। आगे देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल में कौन सी संस्कृति विकसित होती है। तो निम्न पुरा पाषाण काल में कौन सी संस्कृति विकसित होती है दोस्तों, तो दो संस्कृतियां विकसित होती हैं, एक तो चापर चापिंग पेबल संस्कृति, और इसी को दोस्तों इसका दूसरा नाम है मोहन संस्कृति,
सोहन संस्कृति, इसे क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति, या इसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। दूसरी संस्कृति दोस्तों जो होती है हैंडैक्स संस्कृति, हैंडैक्स संस्कृति, और या इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। तो दोस्तों चापर चापिंग पेबुल संस्कृति क्या थी दोस्तों? क्या था? उनके द्वारा जो बनाए गए सबसे ज़्यादा औजार कैसे मिले थे? चापर, यानी एक पत्थर का एक सिरा नुकीला। और चापिंग क्या होता था दोस्तों? पत्थर का दोनों सिरे कैसे बनाए उन्होंने? नुकीले। तो ऐसे औजारों को चापिंग कहा जाता था, और जिसका एक ही सिरा दोस्तों क्या होता था? नुकीला। ऐसे औजारों को चापर कहा गया। जिस पत्थर के दोनों सिरे नुकीले हैं ऐसे को चापिंग। और पेबुल दोस्तों जो चिकना पत्थर, कोई चिकना पत्थर होता था उसको पेबुल कहा गया। दोस्तों इसे चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, यानी इस तरह के औजार बहुतायत मात्रा में मिलने के कारण एक तरह की संस्कृति विकसित हो गई। तो इसलिए चापर चापिंग पेबुल संस्कृति इसको नाम दिया गया। इसी को दोस्तों मोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये जो औजार मिले ये किस सोहन घाटी में मिले? सोहन घाटी में, इसलिए इसके सोहन संस्कृति भी कहा गया। दूसरी संस्कृति दोस्तों क्या होती है? दक्षिण भारत में मिलती है। कहाँ होती है? दक्षिण भारत में विकसित होती है। तो ये हैंडैक्स संस्कृति या मद्रासी। तो सबसे क्या है ये मद्रास में दोस्तों किस तरह के औजार मिला? हैंडैक्स, यानी हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की तरह का। तो इसीलिए हैंडैक्स संस्कृति या इसको मद्रासी। तो सबसे पहले जो कुल्हाड़ी दोस्तों कहाँ मिलती है? पलवरम में, पलवरम में, मद्रास के पलवरम में। किसे मिलती है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कब मिलती है? 1863 में। इसीलिए दोस्तों इसे हैंडैक्स संस्कृति कहा गया है, मद्रासी संस्कृति, क्योंकि ये मद्रास में सबसे मिली। तो मद्रास में कौन से स्थान पर सबसे पहले जो मानव के द्वारा जो बनाया गया सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी था वो कहाँ मिला था? पलवरम में। किसे मिला दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। और ये कब मिला? 1863 में। तो यही इसके खोज करता है कुल्हाड़ी के, कि जो मानव के द्वारा सर्वप्रथम औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी था। सोहन उद्योग कब विकसित हुआ? ये दोस्तों क्या होता है? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण काल के सबसे अधिक पुरातत्व कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्तों? पुरास्थल दोस्तों बेलन नदी घाटी से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? निम्न पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा बेलन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों ये लोहदा नाला से मिलती है। कहाँ से मिली है दोस्तों? लोहदा नाला से। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति, और जो कि किससे? अस्त निर्मित हड्डियों से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। निम्न पुरापाषाण काल में राख के ढेर कहाँ से मिलते हैं? राख के ढेर कहाँ से मिलते हैं? पुरापाषाण काल में राख के ढेर कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं कुरनल की गुफाओं से, होशंगी से, जो कि होशंगी दोस्तों कहाँ? कर्नाटक में है। और कुरनल की गुफाएं कहाँ हैं दोस्तों? महाराष्ट्र में। तो ऐसी जगहों से क्या है? राख के ढेर मिले हैं जो कि निम्न पुरापाषाण काल के समय के हैं। सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिलते हैं? हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा। ये हथनौरा दोस्तों कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एक जगह है। और ये किसे कहाँ पे? नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल नहीं, मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में, तो मध्य पुरापाषाण काल में कौन सी संस्कृति विकसित होती है दोस्तों? फलक संस्कृति। कौन सी संस्कृति? फलक संस्कृति। तो दोस्तों तो फलक संस्कृति क्यों विकसित हुई? क्योंकि मध्य पुरापाषाण काल में एक उपकरण, एक औजार प्राप्त होता फलक। दोस्तों ये फलक कैसा था? बिल्कुल आपने देखो आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, या आपने इस तरह का देखा है, तो इसको फलक कहा गया। इस तरह के औजार, यानी किसी पत्थर को पूरा इस तरह से नुकीला कर लेना। तो इस तरह के औजार सबसे ज़्यादा कब पाए गए? मध्य पुरापाषाण काल में। इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल में कौन संस्कृति विकसित होती है? फलक संस्कृति। कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू कब बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? मध्य पुरापाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे देखेंगे मध्य पुरापाषाण काल
किस पत्थर के बने होते थे। जो औजार थे दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल में, अब जो औजार किस पत्थर के बनाए जाने लगे थे, वो चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थरों का उपयोग मानव के द्वारा शुरू कर दिया गया था। कब? मध्य पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल का औजार कौन सा था? ये दोस्तों कौन था? ब्लेड ब्यूरन। ब्लेड ब्यूरन ये कहाँ का था? उच्च पुरापाषाण काल का औजार ब्लेड ब्यूरन था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च पुरापाषाण काल का औजार कौन सा था? ब्लेड ब्यूरन। आगे देखें, आधुनिक मानव होमो सैपियंस का जन्म किस काल में हुआ? तो दोस्तों ये कब होता है? उच्च पुरापाषाण काल में। तो उच्च पुरापाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमो सैपियंस का जन्म होता है। तो उच्च पुरापाषाण काल में ही दोस्तों क्या होता है? ब्लेड ब्यूरन उसका सबसे इम्पोर्टेंट उपकरण था, औजार था। सर्वप्रथम पशुपालन किस काल में शुरू होता है? तो सर्वप्रथम जो पशुपालन शुरू होता है वो मध्य पाषाण काल में होता है। मध्य पाषाण काल में दोस्तों सर्वप्रथम पशुपालन काल शुरू होता है। भाई पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पशुपालन के जो साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। कहाँ से? बागौर जो कि राजस्थान में है दोस्तों, और आदमगढ़। आदमगढ़ दोस्तों कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये बागौर है, ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। चित्रकारी के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो पुरापाषाण काल में चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले? भीम बेटिका से। भीम बेटिका से मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों इसमें से 642 गुफाएं मिली हैं। 642 में से 400 गुफाओं में क्या है दोस्तों? शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जो कि आदि मानव के द्वारा बनाए गए हैं। पाषाण काल का पिता किसे कहा जाता है? पाषाण काल का पिता दोस्तों ये बीएस बाकड़कर को कहा जाता है। बीएस बाकड़कर को पाषाण काल का पिता कहा जाता है। एक कबर से 4 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? तो एक ही कबर से 4 मानव कंकाल सराय नाहर से मिलते हैं। सराय नाहर कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले में है, स्थित है। सर्वप्रथम एक कबर से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? एक कबर से, एक ही कबर, कब्र, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों, कब्र गलत लिखा है थोड़ा सा। कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते हैं? ये दमदमा से मिलते हैं। दमदमा से कितने? एक कब्र से 3, इस तरह से लिखेंगे, कब्र से 3, दमदमा। सर्वप्रथम झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो झोपड़ियों के दोस्तों जो साक्ष्य मिलते हैं चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में। तो सर्वप्रथम जो झोपड़ियों के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिलते हैं। आगे, सर्वप्रथम हाथ से बने मिट्टी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये चौपानी मांडो से। ये कहाँ से? चौपानी मांडो से। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए सबसे प्राचीन कहाँ से? लौहरा देव से। लौहरा देव से, जो कि संत कबीर जिले में। संत कबीर जिला दोस्तों कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, संत कबीर नगर। और यहाँ के दोस्तों लौहरा देव से सबसे प्राचीन यानी 8000 BC के समय के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नवपाषाण काल। विश्व में नवपाषाण काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्राइमरोज को। तो विश्व में नवपाषाण काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राइमरोज को दोस्तों। ये दोस्तों 1842। वहीं भारत में नवपाषाण काल का खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो जाता है ये ला मैसूरिये को। किसे जाता है? ला मैसूरिये ने। वहीं नवपाषाण काल को क्रांति काल किसने कहा? नवपाषाण काल को क्रांति काल किसके द्वारा? गार्डन चाइल्ड के द्वारा। गार्डन चाइल्ड के द्वारा दोस्तों नवपाषाण काल को क्रांति काल कहा गया। सर्वप्रथम खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो सर्वप्रथम की जो खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहाँ से? 7000 BC से, जो कि कहाँ है? बोलन नदी घाटी से। बोलन नदी घाटी से, जो कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान किस देश में है? पाकिस्तान में। एक स्थान है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में ही एक जगह मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य
मिलते हैं। तो सर्वप्रथम मानव ने कौन सी फसलें उगाई थी? ये गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। गेहूं की दोस्तों कितनी? 3 फसलें मिली थी, और जौ की कितनी? 2 फसलें, 2 किस्में मिली थी। 2 तरह की किस्म का क्या है? जौ मिला था, और 3 तरह की किस्में क्या मिली थी? गेहूं की। सबसे प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। तो स्थायी जीवन का जो प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम गर्तावास। कैसा दोस्तों? गर्त आवास यानी गड्ढे वाले घर कहाँ से मिलते हैं? गर्ता, यानी इस तरह से लिखेंगे गर्तावास। कहाँ से मिलते हैं? बुर्ज होम। बुर्ज होम दोस्तों कहाँ है? कश्मीर में है। और कश्मीर कहाँ है दोस्तों? भारत में है। तो ये बुर्ज होम। सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहाँ से मिल रहा है? बुर्ज होम कश्मीर से। बुर्ज होम कश्मीर से। सर्वप्रथम प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये कोल्ली हवा। कोल्ली हवा से मिलते हैं दोस्तों, इलाहाबाद से, जो कि कहाँ है? को बेलन नदी घाटी में। बेलन नदी घाटी में कौन सा स्थान है? कोल्ली हवा से, जहाँ की 6000 BC। अब दोस्तों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि सब प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, अगर दोस्तों क्या हो, अगर कोल्ली हवा भी दिया गया हो और लहुरा देव भी दिया गया हो, तो इन दोनों में से किसको टिक करना है? लहुरा देव में। सर्वप्रथम प्राचीनतम जो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव से। अगर विकल्प में लहुरा देव ना दिया हो तो कहाँ से मिलते हैं? कोल्ली हवा से। इसको टिक करना, कोल्ली हवा को करना है। और अगर लहुरा देव भी दिया है तो क्या करना है? लहुरा देव को टिक करना है। अगर सर्वप्रथम हड्डी से निर्मित औजार कहाँ से मिले हैं? ये कहाँ से मिलते हैं? चिरान से। चिरान, ये छपरा जिला में एक जगह है चिरान से, और ये कि बिहार राज्य में है। प्राचीनतम राख के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर से। उतनूर, संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर। उतनूर कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। भाई संगन कल्लू और पिकली हल दोस्तों कहाँ है? ये कर्नाटक में है। यहाँ से क्या है? सर्वप्रथम राख के साक्ष्य मिलते हैं। कपड़े का निर्माण का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये मिलता है पय्यमपल्ली से। पय्यमपल्ली कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में एक स्थान पय्यमपल्ली है, जहाँ से कपड़े के निर्माण का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मछली पकड़ने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मानव के द्वारा मछली पकड़ने का जो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये जलीलपुर से। जलीलपुर दोस्तों कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। जलीलपुर से दोस्तों मिलता है, जो कि पाकिस्तान में है। चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों अभी हमने बताया है कि ऊपर जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? लहुरा देव से मिला है, जो कि संत कबीर नगर में है। तो लहुरा देव अगर नहीं दिया है तो आप कोल्ली हवा को टिक करेंगे, और अगर दोनों दिए गए हैं तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? लहुरा देव। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है दोस्तों? तो ये पहिए का जो आविष्कार है वो दोस्तों नवपाषाण काल में होता है। नवपाषाण काल में होता है। कृषि का आरंभ किस काल में होता है दोस्तों? कृषि का आरंभ जो होता है वो नवपाषाण में होता है। चौक का आविष्कार किस मिट्टी के दोस्तों क्या होता है? मानव के द्वारा चौक द्वारा निर्मित औजार। चौक मतलब कुम्हार का जो चौक होता है ना, उससे निर्मित औजार किस काल में निर्मित होते हैं? ये नवपाषाण काल में। तो ये है दोस्तों चौक, जिससे कुम्हार का आपने बनाए होंगे, कुम्हार के द्वारा जो औजार बनाए जाते हैं चौक से, तो उस चौक के द्वारा मानव के ने जो औजार बनाए, उपकरण बनाए, वो कब बनाए? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सिंध सभ्यता और तामे पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से तीनों सभ्यताएं मिली हैं दोस्तों? नवपाषाण काल, सिंध सभ्यता और ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कि किस स्थान पे दोस्तों जहाँ पे नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हों, सिंध सभ्यता के भी मिले हों और ताम्रपाषाण काल के भी मिले हों, तो वो है दोस्तों कहाँ? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ से दोस्तों क्या होता है? नवपाषाण काल और सिंध सभ्यता और ताम्रपाषाण काल, तीनों सभ्यताओं के दोस्तों क्या से यहाँ से उपकरण प्राप्त होते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
भाई भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को, रॉबर्ट ब्रस फ्रूट को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल का जनक। और वहीं पुरातत्व का जनक किसे? कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन कब होता है दोस्तों? ये 1871 में होता है। 1871 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन 1871 में होता है। वहीं भारतीय सर्वप्रथम पुरातत्व का सर्वेक्षण किसे बनाया गया है? सर्वप्रथम भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण किसे बनाया गया था? ये महानिदेशक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल को इस दोस्तों क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वप्रथम महानिदेशक बनाया गया था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें दोस्तों ज़रूर बताएं कि वीडियो में और कौन से प्रश्न जो हैं जो छूट गए हैं। तो प्रश्नों का दोस्तों लेवल ऐसा था कि अगर वीडियो को पूरा अगर सही से देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे तक। और मैंने इसकी दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने इसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो उसकी हम लिंक प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस जय हिंद,